हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित कक्षा 10 का पेपर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये है RBSC का, यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का। तो दोस्तों, ये जो पेपर है इसके लिए जो समय है वो समय रहेगा 3.25 घंटे, यानी 3 घंटे 15 मिनट। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक है इसमें के अंदर 70, यानी 70 नंबर का ये पेपर है। और प्रश्न किस प्रकार है वो आप देख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न है वो 1-1 अंक के रहेंगे। इसके बाद 11 से लेकर 19 नंबर तक जो प्रश्न है वो 2-2 अंक के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और इसके बाद 20 से लेकर 26 नंबर तक जो प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। और 27 से लेकर 29 तक जो प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। और जो 30 नंबर प्रश्न है वो है हमारा 6 अंक का प्रश्न। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे पेपर का पैटर्न। और टोटल प्रश्न है वो हो गए हमारे प्रश्न क्रमांक 27 में आंतरिक विकल्प भी है। जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है उसके अंदर विकल्प है, यानी उसके अंदर जो प्रश्न है वो दोनों प्रश्न अथवा के अंदर है, उसमें से आप कौन सा भी कर सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 26 का लेखा चित्र ग्राफ पेपर पर बनाए, यानी जो 26 नंबर प्रश्न है उसके अंदर ग्राफ दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि समांतर श्रेणी, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी डी। तो दोस्तों चलिए ज्ञात करते हैं सवाल नंबर 1 में सार्वंतर। तो दोस्तों हमारे पास ये है एक समांतर श्रेणी और इसका हमें सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो तो दोस्तों हम जानते हैं कि सार्वंतर जो डी होता है, सार्वंतर डी ये होता है हमारा दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर दूसरा पद है -1 और प्रथम पद है -5। तो -1 में से हम घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम -5। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और माइनस माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस का 5। तो 5 और माइनस का 1 यानी 5 - 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 यानी 4। तो दोस्तों इस प्रकार सवाल नंबर 1 के अंदर डी है, यानी जो सार्वंतर है वो आया हमारे पास 4। सार्वंतर आया हमारे पास 4, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। इसके बाद आता है दोस्तों सवाल नंबर 2। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 है कि रेखिक समीकरण युग्म, हमारे पास एक रेखिक समीकरण युग्म है, एक रेखिक समीकरण युग्म है जिसके अंदर 2 रेखिक समीकरण है और इनका हमें हल बताना है। हल बताने का मतलब है कि x और y का मान बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम x और y का मान निकालेंगे। तो 2 नंबर सवाल है, ये 1 नंबर था हमारा। और अब करते हैं सवाल नंबर 2 को हल। तो अब करते हैं 2 नंबर सवाल को हल। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल है उसके अंदर एक जो प्रथम समीकरण है वो है हमारी x + y = 8 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और एक हमारी x - y = 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इन दोनों को हल करके हमें x और y का मान बताना है। तो करते हैं इसको हल। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 नंबर समीकरण से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 1 नंबर समीकरण से x और बराबर में हमारे पास 8, इधर y प्लस के अंदर उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का y। तो x बराबर आ गया हमारे पास 8 माइनस y। और जो ये x का मान है ये पुट कर देंगे समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो x का जो मान है ये मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x की जगह पुट कर देंगे 8 माइनस y और माइनस का y बराबर 2। तो यहाँ से 8, ये माइनस का y तो ये होगा हमारे पास माइनस के 2y बराबर 2। तो यहाँ से माइनस का 2y, 8 इधर प्लस का है उस तरफ 2 के माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 2 - 8 यानी माइनस का 6।
तो यहाँ से दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ से y बराबर 6/2 यानी 3। तो इस प्रकार y का मान आ गया हमारे पास 3। अब ये जो y का मान है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर 8 माइनस y का मान है 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये बच गया 5। तो x का मान आया हमारे पास 5, y का आया हमारे पास 3। तो इस प्रकार x का मान आया हमारे पास 5 और y का आया 3, यानी जो सही ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों अब आता है हमारा सवाल नंबर 3। तो दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसका हमें मान बताना है। तो दोस्तों चलिए इस सवाल को भी करते हैं हल। तो दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि 3 नंबर सवाल है हमारे पास साइन 60 डिग्री, उसके बाद गुणा में है कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, प्लस के अंदर साइन 30 डिग्री और कोस में कोस गुणा में हमारा कोस 60 डिग्री, इसका जो मान है वो हमें बताना है। तो इसको करते हैं हल। तो दोस्तों ये सिंपल सा सवाल है कि साइन 60 का मान तो हम जानते हैं दोस्तों, सारणी से हम जानते हैं साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 इंटू कोस 30, तो कोस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60, तो कोस 60 का भी मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1/2 इंटू 2 यानी 4, तो 3/4 प्लस 1/4 यानी 1। तो इस प्रकार 3 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अब आता है सवाल नंबर 4 कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। हमारे पास एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या यानी r का मान दिया गया हमारे पास 14 सेमी और इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 इंटू r का मान हमारे पास 14 सेमी, तो 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू और 14 इंटू 14, तो 7 का भाग देंगे तो 7 से 14 कट जाएगा तो 7 दूए 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 2, या फिर ये होगा हमारे पास 22 इंटू 14 इंटू 2 यानी 28। अब 22 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोस्तों 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो सबसे पहले 22 का 8 बार पहाड़ा बोलेंगे, तो हम जानते हैं कि 22×8 176, तो 176 का 6 और 17 हासिल लग गया। अब 22 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 2 यानी 44, और 44 के अंदर ऐड कर देंगे 17, तो 44 और 10 हो गया 54, और 54 और 7 हो गया हमारे पास, ये होगा हमारे पास 61, यानी ये आ गया हमारे पास 616 और सेमी में था, तो ये हो गया हमारा सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार सवाल नंबर 4 का आंसर आ गया हमारे पास 616 सेमी स्क्वायर। तो 4 नंबर सवाल का आंसर वो होगा हमारे पास ब। अब आता है सवाल नंबर 5 कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसको भी हल। तो ये हमारा सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 के अंदर कुछ इस प्रकार, ये हमारी समांतर श्रेणी और इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a10, ये है जो ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो हमें ज्ञात करना है a10, तो a10 बराबर a, तो हमारे पास यहाँ पर a यानी प्रथम पद है हमारे पास 2, a का मान है हमारे पास 2 प्लस n होता है हमारे पास पदों की संख्या, कितने पद है तो 10 पद है, तो 10 माइनस 1 गुणा में d होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 7 माइनस 2 यानी 5, तो d का मान आ गया हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी 9, 9 इंटू 5 यानी 9 पंजे 45, 45 2 47, तो इस प्रकार 10वां पद आ गया हमारे पास 47।
तो जो हमारा राइट आंसर है, तो राइट आंसर है हमारे पास द। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों हम करते हैं सवाल नंबर 6 को हल। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल है कि 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके अंदर बोला गया है कि हमारे पास एक रेखाखंड है। तो दोस्तों हमारे पास एक रेखाखंड है जिसका हम ये रेखाखंड मान लेते हैं, और इसकी जो टोटल लंबाई दी गई है वो दी गई है दोस्तों हमें 7.5 सेमी। ये दी गई है हमारे 7.5 सेमी, और इसको विभाजित किया गया है 2:3 में, यानी यहाँ पर मान लेते हैं 2:3। इसका मतलब ये है कि इस पूरे रेखाखंड को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर 2 भाग इधर है, 3 भाग इस तरफ है। तो दोस्तों इस रेखाखंड को, तो दोस्तों इस 7.5 सेमी लंबाई के रेखाखंड को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें 2 भाग इस तरफ है और 3 भाग इस तरफ है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल भाग कितने हैं इसके भाग है 2 और 3, यानी 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम लिखेंगे एक भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो एक भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल भाग कितने हैं इसके अंदर 5, तो 5 का भाग देंगे कुल लंबाई के अंदर, यानी 7.5 के अंदर। तो जब 7.5 यानी कुल लंबाई के अंदर 5 भाग है तो 500 भागों का भाग दे देंगे, तो एक भाग की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर एक भाग की लंबाई, एक भाग आ जाएगा हमारे पास 7.5 में भाग दे देंगे 5 का, तो हमारे पास आ जाएगी एक भाग की लंबाई। तो 7.5 के अंदर 5 का भाग देंगे, तो 7 के अंदर 5 का भाग एक बार, और 2 और 2.5, तो 25 के अंदर 5 का भाग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी 7.5 के अंदर 5 का भाग देंगे तो आता है हमारे पास 1.5, यानी 1.5। तो ये तो आ गई एक भाग की लंबाई। लेकिन हमें प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया है कि बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करो। तो बड़ा भाग कितना हमारा 3 है, क्योंकि 2 और 3 भागों में बांटा गया है, तो बड़ा भाग है 3। तो बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 4.5 सेमी। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े भाग की लंबाई आ गई हमारे पास 4.5 सेमी। तो दोस्तों इसके अंदर सही आंसर होगा तो वो है हमारे पास ब 4.5 सेमी। अब दोस्तों आता है हमारा सवाल नंबर 7 कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो दोस्तों बहुलक का मतलब होता है कि जो अंक बार बार आता है या ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर 4 एक बार आए, 2 बार और 3 बार। 4 आया इसके अंदर 3 बार, इसके बाद 2 आया है यहाँ पर 1 बार और 2 बार। इसके बाद आधा है हमारे पास 3 एक बार 2 बार और 3 यहाँ पर 2 ही बार है, और 7 यहाँ पर 2 बार है, 9 एक बार है और 1 बार है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो 4 है वो सबसे ज्यादा बार है, यानी 4 यहाँ पर 3 बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पर बहुलक होगा 4, यानी द ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आता है 8 नंबर सवाल कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पर 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 अंक। तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता का मतलब है उसके अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास, तो दोस्तों 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6, यानी 1/2। तो इस प्रकार जो सही आंसर है ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों आता है 9 नंबर सवाल कि एक घन का आयतन 216 सेमी क्यूब है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, सवाल नंबर है हमारा 9। तो दोस्तों हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और आयतन हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, हमें यहाँ पर आयतन दिया गया है, आप देख सकते हैं 216 सेमी क्यूब, 216 सेमी क्यूब ये दिया गया हमें 216 सेमी की पावर 3, यानी सेमी क्यूब। तो दोस्तों भुजा क्यूब बराबर दिया गया है 216 सेमी क्यूब। हम यहाँ पर इन दोनों का कर देंगे घनमूल। तो घनमूल करेंगे
तो यहाँ पर तो करेंगे हम भुजा क्यूब का घनमूल और इस तरफ करेंगे हम 216 का घनमूल। तो दोस्तों भुजा क्यूब का घनमूल हो जाएगा हमारे पास भुजा, और इस तरफ 216 का घनमूल हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का घन होता है 216, तो 216 का घनमूल हो जाएगा 6। तो भुजा का मान आ गया हमारे पास 6। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ए वो एकदम सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों सवाल नंबर है हमारा 10 कि एक पतंग भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल है हमारा कि एक पतंग है, मान लेते हैं पतंग यहाँ पर है, ये हमारी पतंग, एक पतंग भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी भूमि, तो भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है 90 मीटर। इस पतंग की भूमि से ऊंचाई है 90 मीटर। इसके बाद दिया गया है कि जिसके धागे की भूमि के साथ झुकाव 30 डिग्री है। तो इसका जो धागा है, इसका जो धागा है इसकी भूमि के साथ झुकाव कितना है, तो दोस्तों जो पतंग होता है हमारा उसका धागा इस प्रकार होता है, क्योंकि पतंग सीधा तो उड़ता नहीं है, तो थोड़ा टेढ़ा उड़ता है। तो इस प्रकार ये हो गया पतंग का धागा, ये तो हो गया पतंग का धागा, और ये हो गया यहाँ पर पतंग। और यहाँ पर दिया गया है, हमें दिया गया है कि पतंग के धागे का भूमि के साथ झुकाव 30 डिग्री है। तो ये जो पतंग का धागा है, ये धागा और ये भूमि है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है 30 डिग्री है। अब हमें क्या पूछा गया है, तो हमें पूछा गया है यहाँ पर धागे की लंबाई। तो ये धागा है, ये हमें पूछा गया इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हमें कर्ण का मान पूछा गया है और ये हमारे पास कोण है। तो हम यहाँ पर हमें दिया गया लंब दिया गया, कर्ण दिया गया है। तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का, इससे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि हमारे पास तो लंब का मान है और कर्ण पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब का मान है हमारे पास 90 मीटर बट्टा कर्ण का मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो कर्ण को मान लेते हैं एक बार हम p मान लेते हैं, कर्ण को एक बार p मान लेते हैं, और यहाँ पर थीटा का मान दिया गया हमारे पास 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये बराबर है 90/p। तो यहाँ से p तो इस तरफ आ जाएगा और 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 90 × 2 यानी 180। तो p का मान हो गया 180 मीटर। तो दोस्तों धागे की लंबाई हो जाएगी 180 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा सवाल नंबर 10 है, इसका जो ऑप्शन है स, वो एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों आता है हमारा सवाल नंबर 11, और 11 से आगे जो सवाल है वो प्रत्येक सवाल 2 नंबर का है, और यहाँ तक सवाल थे वो 1-1 अंक का था। तो 11 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 750 है तथा इनका महत्तम समापवर्त यानी HCF 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात करो। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होता है। तो करते हैं इसको हल। सवाल नंबर है हमारा ये हमारा सवाल नंबर है 11। तो दोस्तों हम जानते हैं कि HCF, हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, बराबर होता है, ये होता है हमारा, ये बराबर होता है हमारा संख्याओं का गुणनफल। ये होता है हमारा संख्याओं के गुणनफल के बराबर। और हमारे पास जो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, ये दिया गया हमारे पास 750 दिया गया है। तो संख्याओं का गुणनफल तो हमें दिया गया है 750, और जो महत्तम समापवर्तक है यानी HCF है वो दिया गया हमें 5। HCF का मान दिया गया हमें 5 गुणा LCM हमें पूछा गया है। तो यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा 750, 5 गुणा में है इस तरफ भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास
25 के अंदर भाग देंगे हम, सॉरी 75 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये जो हमारे पास 15 है और 0 है। तो इस प्रकार 750 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये जो हमारे पास 150। तो दोस्तों इस प्रकार जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास 150। और इसकी अगर हम जांच करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं कि 5 को 150 से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 15 × 5 होता है हमारे पास 75 और आगे 0 है तो ये जो हमारे पास 750। तो ये एकदम सही है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 11। अब आता है सवाल नंबर 12। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 है कि जांच कीजिए कि समीकरण, ये जो समीकरण है एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको जांच कर लेते हैं। तो x का अंदर गुणा करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2x²। x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस बराबर में हमारे पास x² + 1। तो यहाँ से ये इधर x² है इस तरफ लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 2x² माइनस में x² और प्लस में हमारे पास 3x और ये +1 का है इस तरफ लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा 0। तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो ये बच गया हमारे पास x² + 3x - 1 बराबर 0। और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c के रूप का। तो आप देख सकते हैं कि ये ax² + bx + c के रूप का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। तो इस ये जगह है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 13। इसके अंदर 2 बिंदु दिए गए हैं, इसको मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई बतानी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे सिंपली से कि इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो 2 बिंदुओं के बीच के रेखाखंड की लंबाई होती है रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इन दोनों क्या आ जाएगा रूट। तो ये लंबाई हो जाएगी हमारी। x1 और x2, y1 और y2 का मान पुट कर देंगे तो ये लंबाई आ जाएगी हमारे पास इकाई में, जितनी भी आएगी वो आ जाएगी हमारी इकाई में। तो दोस्तों इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 13। तो दोस्तों आगे के सवाल है वो सवाल काफ़ी बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं। तो दोस्तों इनको अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये केवल आपको मैं ये जो पेपर है वो आगे का दिखा दूंगा। तो आप वीडियो को पॉज कर यानी वीडियो को रोक कर आप ये जो प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये जो प्रश्न है वो एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर आप प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप दोस्तों ये सवाल है वो आप वीडियो को रोक कर आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा पेपर है वो एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो सब्सक्राइब का बटन है वो प्रेस कर दो। तो आप जो सवाल है वो आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो कुल 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न ये है हमारा लास्ट प्रश्न। तो इस प्रकार ये था हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का 2022-23 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मैथ का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।